नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उत्पादन के लिए ज्वार की फसल में जरूरी कार्य। गेंदा की तकनीक से करी स्वस्थ पौध तैयार। हमारे जिन किसान भाइयों ने ज्वार की खेती की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इस समय फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए जल प्रबंधन और उर्वरकों का प्रयोग करते हुए ज्वार की फसल को कीटों के प्रयोग से बचाना होगा। तो आप किस प्रकार से करें इन कार्यों को, इसकी जानकारी दे रहे हैं राजमाता विजय राजेश सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजराज सिंह कसाना। ज्वार एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और वर्तमान में जब हम मिलेट ईयर 2023 मना रहे हैं पूरी दुनिया में, तो ज्वार की जो इम्पोर्टेंस है वो भी बढ़ जाती है। और जिन किसान भाइयों ने भी ज्वार की फसल लगाई है, उनको आने वाले समय में इससे अच्छा आय मिलने की संभावना है। तो हमें अपनी फसल उत्पादन में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। अभी जो फसल है वो हमारी 25 से 30 दिन की फसल अवस्था में है और इस अवस्था में ज्वार की फसल में आपको जो खरपतवार हैं वो पर्याप्त मात्रा में देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो जिन भी किसान भाइयों ने ज्वार की फसल लगाई है और खरपतवारों की समस्या है, तो वो एक साधारण जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनके नियंत्रण के लिए बाजार में 2,4-D दवा उपलब्ध है, जिसका प्रयोग करके हम अपने फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो किसान भाई निदाई करने में सक्षम है, वो निदाई करके या यांत्रिक विधि से व्हील हो या दूसरे जो यांत्रिक यंत्र उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करके अपने खेत में जो खरपतवार हैं उनका नियंत्रण करें, जिससे कि हमारी फसल जो है वो अच्छे से टेलरिंग करे और बहुत अच्छा उत्पादन हमें प्रदान करे। किसान भाइयों, ज्वार की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल की उचित बढ़वार का होना जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी अधिक वर्षा होने से खेतों के अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से फसल की बढ़वार रुक जाती है और कई तरह के रोगों का प्रकोप भी होने लगता है। इसलिए आप सबसे पहले जल निकास की उचित व्यवस्था करें। ज्वार की फसल में जल प्रबंधन के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए और जिन क्षेत्रों में लंबी अवधि का वर्षांतराल देखने को मिलता है, इंटरमिटेंट ड्रॉट या अंतर्वर्ती सूखा देखने को मिलता है, उस अवस्था में किसान भाइयों को ज्वार की फसल के लिए एक जीवन रक्षक सिंचाई की व्यवस्था आवश्यक रूप से करनी चाहिए, जिससे कि हमारी फसल को पानी की कमी से नुकसान ना हो और हमें पानी की कमी की अवस्था में किसान भाइयों को फायदा हो। फर्टिलाइजर की अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन भी एक प्रमुख विषय है जिस पे हमें बात करना चाहिए और पोषक तत्व प्रबंधन में हमने आधार खाद के रूप में किसान भाइयों ने DAP और यूरिया या दूसरे खाद जो भी उपलब्ध हैं उनसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की आपूर्ति की होगी। इसके अतिरिक्त अभी जब 25 से 30 दिन की फसल अवस्था है और टेलरिंग हो रही है, तो हमें अपने खेत में नाइट्रोजन की कमी नहीं होने देनी चाहिए और हमें कम से कम 100 से 150 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेत में छिड़काव विधि से देना चाहिए। इसके बाद 15-20 दिन बाद अगर हम चाहें तो ये 100 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और भी द्वितीय जो टॉप ड्रेसिंग है उसके रूप में अपनी फसल में दे सकते हैं, जिससे फसल में अच्छी बढ़वार होगी और हमारी फसल में जो
चारा है वो भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और हमारा जो भट्टा है वो भी अच्छा बनेगा। तना छेदक इल्ली। इस कीट की वयस्क मादा मक्खी पत्तों की निचली सतह पर 10 से लेकर 80 के गुच्छों में अंडे देती है, जिनसे 4 से 5 दिनों में इल्ली निकलकर पत्तों के गोब में प्रवेश करती है और तनों के अंदर सुरंग बनाकर फसल को नुकसान पहुंचाती है। इस कीट की पहचान पत्तों में बने छेदों से की जा सकती है, जो झलनियां गोब में प्रवेश के समय बनाती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए पौधे जब 25 से 35 दिनों की अवस्था के हों, तब पत्तों के भोंगलों में कार्बोफ्यूरान 3% दानेदार कीटनाशक के साथ 5 से 6 दाने प्रति पौधे की मात्रा में डालें। लगभग 8 से 10 किलोग्राम कीटनाशक 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। कुछ कीड़े बीमारियों के बारे में भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। साधारणतः ज्वार की फसल में बहुत ज़्यादा कीड़े बीमारी देखने को नहीं मिलते, मगर फिर भी फल आने की अवस्था में कई बार इल्लियाँ देखने के लिए मिलती हैं और वो काफ़ी मात्रा में हमारा जो भुट्टा है या जो फल बन रहा है उसको नुकसान करता है। तो उस अवस्था में हमें अगर इल्ली देखने को मिलती है तो हमें इमावेक्टिन बेंजोएट दवा का प्रयोग अपने खेत में करना चाहिए और अगर आवश्यकता हो तो 8 से 10 दिन बाद इसको रिपीट स्प्रे भी अपन कर सकते हैं, जिससे इसका जो प्रभाव है कीड़े का उसको कम से कम किया जा सके। बीमारियां बहुत ज़्यादा इसमें देखने नहीं मिलती और थोड़ा बहुत अगर किसी पत्ते पे दिख भी रहा है तो वो जब तक अपने को आर्थिक रूप से नुकसान नहीं कर रहा तब तक उसमें किसी प्रकार का अतिरिक्त व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बहुत ही कम बीमारी और कीड़े वाली फसल है और इससे जो दाना मिलता है वो काफ़ी पौष्टिक है और हमारी जो डाइट में हमें इससे काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें ज्वार की फसल का उत्पादन बढ़ाना चाहिए और किसान भाइयों को इससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहिए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। तिरकिया स्टेशन पर आएगी 15 करोड़ की लागत। कृषि मंत्री ने पीएम मोदी का जताया आभार। भिंड में बस और स्विफ्ट कार की टक्कर, पति पत्नी की मौत, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल, मृतक एसएएफ का था जवान। चुनाव को लेकर बीजेपी की जमावट, सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ता सम्मेलन। भोपाल और गुना में नरेंद्र सिंह तोमर, पन्ना में वीडी शर्मा संभालेंगे मोर्चा। बालाघाट में चलाया जा रहा मतदाता जागरूकता अभियान, सीएम राइज स्कूल में आयोजित शिविर में सहायक उपकरणों का किया गया वितरण। शिविर के अंदर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिव्यांगों को मतदान करने की दिलाई शपथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। गेंदा फूलों की मांग अपने राज्य में हमेशा रहती है और इसी मांग के चलते किसानों को इसके फूलों से अच्छी आय भी मिलती है। तो इस लाभ को देखते हुए जो किसान गेंदा की खेती करना चाहते हैं, इनके लिए जरूरी है कि वे पहले गेंदा की पौध तैयार करें। और आप गेंदा की पौध किस प्रकार से तैयार करें और पौध तैयार करते समय आप किन किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चौधरी से। गेंदा के काफ़ी उपयोग हैं, खासकर इसके माला बनाने के लिए इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। किसान भाइयों, गेंदा की फसल वर्ष भर फूल देने के कारण इसकी बाजार में मांग भी अधिक रहती है, क्योंकि जिन महीनों में कोई अन्य फूल नहीं मिलते हैं उन दिनों में भी गेंदा के फूल आसानी से मिल जाते हैं। गेंदा के फूलों का उपयोग पूजा, सजावट, इत्र, दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है।
इसलिए यह किसानों को अधिक लाभ देने वाली फसल है। इसकी खेती से किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा मिलता है। तो गेंदा क्योंकि जो गरीब से लेकर अमीर तक इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको गरीब का पुष्प भी कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि गेंदा की नर्सरी, गेंदा की जो पौधशाला है वो हम कब तैयार कर सकते हैं, कैसे तैयार करेंगे और कैसे हम स्वस्थ पौधे तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गेंदा की दो तरह की किस्में होती है, एक अफ्रीकन गेंदा, दूसरा फ्रेंच गेंदा। अफ्रीकन गेंदा हम बोलते हैं जिसके पुष्प का आकार बड़ा हो, जिसमें लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर का आकार के हो, साथ ही जो पौधे छोटे आकार के होते हैं वो फ्रेंच टाइप गेंदा होता है। तो इसकी बहुत सारी अच्छी उन्नतशील प्रजाति हैं। खासकर हम बात करें पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा, पूसा अर्पिता, पूसा बहार, अर्का अग्नि। तो ये जो हम कलर के आधार पे अथवा हम किस आकार के हमें पुष्प चाहिए उस आधार पे हम इनका चयन कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है कि हमें पौधशाला हम कब तैयार करें। तो हम, क्योंकि गेंदा को हम साल के 12 महीने में उगा सकते हैं, खासकर हम 3 मौसमों में इसको उगाते हैं, गर्मी, सर्दी और बारिश। सर्दियों में जो हम गेंदा उगाते हैं उसकी हमें पैदावार अधिक मिलती है और दूसरे जो मौसम में यदि हम गेंदा लगाते हैं तो उसकी जो पैदावार कम मिलती है। लेकिन यदि कोई शादी ब्याह है अथवा कोई दूसरे त्योहार है तो उनके अनुसार यदि हम गेंदा लगाएंगे तो हमें इससे अच्छे भाव भी मिल जाते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो गेंदा के जो भाव है वो प्रति किलो लगभग 100 रुपये किलो तक भी आसानी से पहुंच जाते हैं। तो जब हम पौधे तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमें मिट्टी की अच्छी तरह तैयारी कर लेनी चाहिए। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के समय पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करें। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेते हैं और फिर 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारी बना लें। क्यारी आप ऊंची उठी हुई बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसा करने से पौध में कीट रोग का प्रकोप तो कम होता है, साथ ही नर्सरी में विभिन्न कृषि कार्यों को करने में भी आसानी रहती है। तो जब हमने जमीन अच्छी तरह से तैयार कर ली, क्यारियाँ हमने तैयार कर ली, तो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हमें उसमें लगभग 5 किलोग्राम अच्छी सड़ी गोबरी खाद भी डाल देनी चाहिए। फिर बात आती है कि हमें स्वस्थ बीजों का चयन करना बड़ा आवश्यक होता है। इसके जो बीज होते हैं वो चटकीले काले रंग के होते हैं जिनको हम एकेन कहते हैं। यदि हमें पूर्ण विकसित यदि बीज नहीं मिले तो उनका अंकुरण कम होता है। अतः जब भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एक तो बीज अधिक पुराने नहीं हो, यदि 1 वर्ष से ज़्यादा पुराने बीज होंगे तो उनका अंकुरण प्रतिशत कम हो जाता है। साथ ही ये बिल्कुल काले रंग के हो तो उससे क्या होगा कि उसको ये माना जाता है कि ये बीज पूर्ण रूप से जो मेच्योर होता है, परिपक्व होता है, उनका जर्मिनेशन परसेंटेज भी अच्छा होता है। जब भी हम बात करते हैं इसके बीज दर की तो हमें मौसम के ऊपर निर्भर करता है। जनरली हम प्रति एकड़ 200 से लेकर 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम बीज का चयन करते हैं। उसके पश्चात जब हम बीजों की बुआई करते हैं तो बीजों की बुआई करने से पहले हमें फफूंदनाशी दवा अथवा ट्राइकोडर्मा जो वीडी अपना कल्चर आता है उससे 5 से 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा, अथवा जब यदि हम कार्बेंडाजिम वगैरह यूज करते हैं तो 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से हमें उनसे भी बीज उपचारित कर लेना चाहिए। जब हम बीजों की बुआई करते हैं तो हमें बीजों की बुआई हमेशा कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी लगभग 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर की हम रखते हैं। और जो बीज से बीज की दूरी, क्योंकि बीज इसका बड़ा बारीक होता है और हमें बीज से बीज की दूरी मेंटेन करने में बड़ी समस्या आती है, तो हम कई बार किसान भाई इसमें जो बलुई मिट्टी होती है वो भी मिला देते हैं। हमें जो बीज से बीज की दूरी लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर की हम रखते हैं तो उससे जो अपने को बड़ा हेल्दी अच्छी ओज वाला पौधा हमें मिल जाता है। हमें यह भी ध्यान में रखना होता है कि जब हम बीजों की बुआई पौधशाला में करते हैं तो बीज अधिक गहराई पर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि यदि हम अधिक गहरे बीज बो देंगे तो उनका अंकुरण प्रतिशत काफ़ी कम हो जाएगा। तो हमें 1 से 2 सेंटीमीटर ही बीजों की गहराई रखनी ज़रूरी होती है। जब हम लाइनों में इसकी बुआई कर देते हैं उसके बाद में हमें उसके ऊपर जो अपना अच्छी सड़ी गोबरी खाद है वो लाइनों में हमें ऊपर उनको बिखेर देनी चाहिए, जिससे क्या होता है जर्मिनेशन अपना आसानी से हो जाता है, साथ ही उसमें नमी भी बनी रहती है। उसके बाद में हमें झाड़ी की सहायता से हमें हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए और उसके ऊपर किसी घास फूस की परत से हमें ढक देना चाहिए, जिससे जो बीज चींटी वगैरह है वो बीज को नहीं लेके जाए और नमी के कारण बीजों की अंकुरण भी अच्छा हो जाता है। जब 25-30 दिन की पौध हो जाए उसके बाद में हम मुख्य खेत में ले जाके इसका रोपण कर देते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। channels, 15 languages. चीफ कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कमलनाथ को बताया भेड़िया, कहा काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती।
सागर में सड़क पर दौड़ा काल, स्कूटी सवार युवकों को कंटेनर ने रौंदा, 2 की मौत। श्योपुर में तहसीलदार अमिता सिंह तोमर ने वापस मांगा इस्तीफा, 2 दिन पहले दिया था इस्तीफा। बालाघाट में लूट के पीड़ित ने की इनाम की घोषणा, लूट के आरोपी को नहीं पकड़ पाई पुलिस। आरोपी की खबर देने पर 51,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की। 28 जुलाई को 1.25 लाख रुपए की हुई थी लूट। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी, उफान पर नदियां, गांव, शहर सब पानी पानी, फिर ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट। रायपुर में सीए स्टूडेंट्स का राष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यक्रम में शामिल हुए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। नॉनवेज फूड में चिकन को उसके बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अपने लजीज स्वाद और पौष्टिक गुणों के कारण मशहूर हो चुके कड़कनाथ मुर्गे की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई। यह मुर्गे की एक ऐसी नस्ल है जो कि पूरी तरह काली होती है और इसलिए इसे काला मासी भी कहते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान कड़कनाथ मुर्गे का पालन कर आसानी से लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर आप भी इस व्यवसाय को करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, जानते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील प्रसाद से। किसान भाइयों नमस्कार। और जैसा कि अभी बहुत ही ज़्यादा बाज़ार के अंदर में कड़कनाथ का प्रचलन हुआ है और कड़कनाथ में तो एक विशेष तरह की मुर्गी समझकर इसमें ज़्यादा लाभ लिया जाता है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। ये व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इस व्यवसाय में मुनाफा भी काफी ज्यादा है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गे की करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें बहुत सारे औषधि गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम नस्ल है। इसका दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा तक होता है। चटक काले रंग के इस मुर्गे में फैट ना के बराबर होता है और इसकी मीट का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जहाँ तक कड़कनाथ की बात है तो कड़कनाथ पहले झाबुआ एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ की प्रजाति है यह, जो कि भारतवर्ष में करीब करीब हर जगह पर इसका पालन शुरू कराया गया ताकि इसको कंजर्व भी किया जा सके और इससे हमारे मुर्गी पालकों को अधिक लाभ मिल सके। जैसा कि हम जानते हैं कि कड़कनाथ का गुण यही है, कह सकते हैं कि उसकी पहचान यही है कि ये काले रंग का इसका पूरा पंख होता है और साथ में अगर आप मांस को भी अगर इसे ये करते हैं तो मांस का रंग भी कालापन लिया हुआ होता है। मांस के अंदर के ऑर्गन्स जो होते हैं, खास करके हार्ट, लीवर और इंटेस्टाइन तक भी इसमें पर्पल कलर जिसको हम कहते हैं वो उस रंग का होता है। कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसको घर के आंगन या लकड़ी का शीट बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गी के लिए लगभग 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गी के खान पान में कुछ ज्यादा खर्च नहीं आता। ये हरे चारे में बरसीम, बाजरा चढ़ी बड़े चाव से खाते हैं। जहाँ तक है कि बात की कड़कनाथ के रख रखाव में, तो जो भी मुर्गी पालक है जो मुर्गियों के लिए घर बनाते हैं उसी प्रकार का घर इनका भी बनेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा वजन की हो जाएंगी या इनके साथ ये तो इनको भी आप उसी तरह से एक मुर्गियों के लिए 2.5 से 3
वर्ग फीट जगह पे दे करके आप जितनी मुर्गियां रखना चाहते हैं उससे आप उसी प्रकार से घर बना सकते हैं। कड़कनाथ 3 से 4 महीने में 1 से 1.5 किलो के हो जाते हैं और करीब 5 माह में 2.5 किलो के हो जाते हैं। प्रति वर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को तैयार करने में करीब 200 रुपए का खर्च आता है और ये बाजार में 600 से 900 रुपए प्रति किलो आसानी से बिक जाता है। अगर आप कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो जिले के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा राज्यों के पशुपालन विभाग में भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। जहाँ तक खान पान की बात है तो इसमें भी हम स्टार्टर से लेकर स्टार्टर ग्रोअर और लेयर 3 प्रकार के दाना फार्म में जिस प्रकार से रख के खिलाते हैं उस प्रकार से कर सकते हैं। और अच्छा होगा हमारे ज़्यादा लाभ लेने के लिए अगर मुर्गी पालक या जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं वो अपने फार्म के आगे एक जाली से घेर कर एक नेट बना करके इनको चरने के लिए छोड़ें ताकि आपके दाने का खर्च कम हो सकेगा, क्योंकि ये बाहर के चीज़ों को घास पत्ते मिट्टी से खा करके भी भोजन ग्रहण करते हैं। तो आप आधा दाना का ही व्यवस्था कीजिए और आधा इसको प्रयास कीजिए कि चरा करके आप इसका प्रयोग में ला सकें। और ये मुर्गियां अंडे और मांस दोनों के लिए उचित हैं। इससे आप अंडे भी प्राप्त करेंगे। ये भूरे रंग की यानी कि ब्राउन कलर के इसके अंडे होते हैं और इसके अगर आप चूजा निकाल सकिए तो जो देसी मुर्गियों के साथ जो मुर्गियां ये भी मुर्गियां कुड़ुक भी होती हैं यानी कि अंडे सेने के लिए तैयार होती हैं, तो इनको आप अंडे के ऊपर में बिठा करके भी आप चूजे निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कड़कनाथ के फार्मिंग अब आप शुरू कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मोलाई, जिला सिंगरौली के कृषक चंदन कुमार ने। ये पशुओं में लंगड़ी बुखार की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो चंदन कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मैं आज आपको बरसात के समय में हमारे गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं में होने वाली छुआछूत से होने वाली जानलेवा बीमारियों के संबंध में आपको कुछ जानकारी दूंगा। इसमें मुख्य रूप से हमारी बरसात के समय की सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारी ब्लैक क्वार्टर, जिसको बीकू शॉर्ट भाषा में बीकू एवं हमारी स्थानीय भाषा में एक टंगिया रोग या लंगड़ा बुखार भी बोलते हैं। इस बीमारी में हमारे गौ भैंस वंशी पशु ज़्यादा प्रभावित होते हैं। भैंस वंशी पशुओं में ये बीमारी कम देखी गई है। गौ भैंस वंशी पशुओं में भी जो 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बछड़े एवं बछियाँ हैं हमारे, उन बछड़े और बछियों में ये बीमारी सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। किसान भाइयों, वैसे तो यह रोग गाय और भैंस दोनों में होता है, परंतु यह रोग गाय में अधिक पाया जाता है। ये एक खतरनाक बीमारी है। इससे बचने के लिए पशु का उपचार शीघ्र करवाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में जीवाणुओं द्वारा जहर शरीर में पूरी तरह फैल जाने से पशु की मृत्यु हो जाती है। पशुपालकों इस बीमारी के लक्षणों के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। इस बीमारी में भी प्रथम स्टेज में बुखार की स्थिति बनती है। 2-3 घंटे बुखार के बाद पशु लंगड़ाने की स्थिति में आ जाता है। एक पैर, चारों पैरों में से किसी भी एक पैर से लंगड़ाने लगता है। आगे 5-6 घंटे बाद पशु के
जिस पैर से लंगड़ाता है उस पैर में सूजन आनी शुरू हो जाती है। हाथ से अगर हम दबाएं, सूजन 10 घंटे बाद अगर हो गए हैं पशु को बीमार हुए, अगर हम उस सूजन को अपनी अंगुली से हाथ से दबाएं तो उसमें चिर्र चिर्र की आवाज़ आने लगती है। पशु के पैर में, पुट्ठे में गैस बनने लगती है, खून में झाग उत्पन्न हो जाता है, इसलिए पशु में ये आवाज़ आने लगती है। पशु का पेट फूलने लगता है, पशु बैठने में असमर्थ हो जाता है, पशु लेट जाता है, लेटने की वजह से पशु का पेट फूलता है और 18 से 24 घंटे के समय होने पर पशु की मृत्यु होना पक्का हो जाता है। किसान भाइयों, इस बीमारी से अपने पशुओं के उपचार का वही तरीका है, झुंड से उस पशु को अलग कर लें, गौशाला से उस अपने जानवरों के साथ उस पशु को ना रखें, उस पशु का जूठा, चारा, पानी अन्य पशुओं को ना खाने दें। और रोगी पशु जहां पर रखा गया हो उस स्थान की लाल दवा या फिनाइल डालकर सफाई करनी चाहिए। साथ ही चूना का छिड़काव करें और पशु का उपचार पशु चिकित्सक की सलाह पर रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू करवाना चाहिए। आपके निकट जो भी संस्था, शासकीय संस्था है, अगर आप अपने पशु को चिकित्सा संस्था तक ले जाने में समर्थ हैं तो वहाँ ले जाके तुरंत इलाज कराएं। अगर पशु जाने की स्थिति में नहीं है तो डॉक्टर को, पशु चिकित्सक को अपने घर पर बुलाएं एवं इस बीमारी का इलाज प्रथम स्टेज में अगर करवा लें तो आपके पशु को ठीक होने के चांस पूरी तरह से रहते हैं। इसके उपचार के लिए किसान भाइयों, पशु को जहां पर सूजन है वहां पर ब्लेड की सहायता से हल्का चीरा लगा देना चाहिए, जिससे जीवाणु हवा के संपर्क में आने से मर जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि चीरा ज्यादा गहरा न लगने पाए और चीरा लगाने के बाद उस भाग पर 2% हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट लगा देने से भी जीवाणु मर जाते हैं। किसान भाइयों, इस बीमारी से अपने पशुओं का बचाव करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप अपने दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। तो आप कैसे करें अपने पशुओं का लंगड़ी बुखार से बचाव, आइए जानते हैं। पशुपाल को इस बीमारी का भी सबसे अच्छा तरीका है कि हम जून के महीने में पशुओं का टीकाकरण करा लें। अगर हम जून के महीने में पशु का टीकाकरण करा लेते हैं तो हम पूरी तरह से इस बीमारी से बच सकते हैं। टीकाकरण भी हमें अपने पूरे पशुओं का नहीं कराना है। जो हमारे गौशाला में 6 माह से लेकर 3 साल तक के बछड़ा एवं बछियाँ हैं, उनका हम टीकाकरण हर हाल में करवा लें तो आप इस बीमारियों से, अपने पशुओं से को इन बीमारियों से बचा सकते हैं एवं अपने कृषि पशुपालन से अपनी आमदनी में किसी भी तरह का जो नुकसान हो जाता है, आर्थिक रूप से जो नुकसान हो जाता है, उससे बच सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का।